रोल्स रॉयल दुनिया की सबसे लग्जरी कारें बनाता है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयल के मालिक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शानदार रोल्स रॉयल एक ऐसे लड़के ने शुरू की थी जिसने अपनी पूरी बचपन गरीबी में मजदूरी करके बिताया। कहानी शुरू होती है 1863 में। हेनरी रॉयस इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे, उनके पिता का कारोबार बर्बाद हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ परेशानियों की शुरुआती थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया, जिस वजह से उसकी माँ को नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस ने अखबार बांटना शुरू कर दिया। तब तक रॉयस का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में था, लेकिन 14 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसकी एक चाची ने हेनरी में काबिलियत देखी। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी गई। उन्होंने रॉयस को अप्रेंटिस के रूप में शामिल कराया। अगले 3 सालों में रॉयस दिन रात मेहनत करता रहा। उसने दर्जनों किताबें और एक फैक्ट्री में काम किया। अगले 3 सालों में रॉयस दिन रात मेहनत करता रहा। उसने दर्जनों किताबें पढ़ी और एक फैक्ट्री में काम किया। उसने बढ़ईगिरी, गणित और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी। 17 साल की उम्र में वह पूरी तरह काबिल मैकेनिक बन गया। 21 साल की उम्र में वह मैक्सिमम वेस्टर्न नाम की कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन आर्थिक मुश्किलों की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयस के पास कई दूसरी कंपनियों में नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन उसको अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उसने अपनी 30 पाउंड की बचत से मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया, FH रॉयस एंड कंपनी। उसने अपने दोस्त क्लेयरमोंट को भी पार्टनर के रूप में जोड़ा। शुरुआत में रॉयस ने जिन भी कामों से गुजर बसर हो सके वो किए, जैसे सिलाई मशीन ठीक करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि। लेकिन रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइटिंग की मांग बढ़ रही है, तो उसने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स बनाना शुरू कर दिया। इससे कंपनी की किस्मत बदल गई। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पार कर गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस के पास एक परिवार था। वे एक बड़ा कारखाना बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियां ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दाखिल हो गई। मुकाबला बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की कीमतें गिरने लगी। रॉयस की बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। बिजनेस फेल होने के साथ ही रॉयस की सेहत खराब होने लगी। जब रॉयस डॉक्टर के पास गया तो उसे एक सादा सा सुझाव मिला। रॉयस को ठीक होने के लिए ताजी हवा चाहिए थी। डॉक्टर ने कहा कि वो कार खरीद ले ताकि वह बिना थके सफर कर सके। रॉयस ने अपनी सेहत सुधारने के लिए छुट्टियां ली। उसने एक फ्रेंच ब्रांड की कार खरीदी जिसका नाम था डेकोविल। ये कार बहुत शोर करती थी, ब्रेक कमजोर थे और ओवरहीटिंग भी बड़ी दिक्कत थी। एक परफेक्शनिस्ट होने के नाते ये कार हेनरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने इसमें थोड़े बहुत बदलाव करने का फैसला किया। लेकिन उसने कार का डिजाइन फिर ये बनाया, ये नया डिजाइन किया। लेकिन उसने कार का डिजाइन फिर से बनाया, ये नया डिजाइन किया। कार ओरिजिनल डेकोविल कार से बेहतर था। इससे उसको अपनी खुद की कार बनाने का भरोसा मिला। एक कार का बिजनेस भी शुरू कर सकता था। उसने एक टीम बनाई और अपनी नई कार डिजाइन करना शुरू किया। उसे कास्टिंग के लिए एक वर्कशॉप भेजा गया। आखिरकार रॉयस की 10 हार्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार आकार लेने लगी। शांति, हल्कापन, मजबूती और भरोसेमंद मामले में ये कार बेहतर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सड़क पर टेस्ट किया गया। अपनी पहली टेस्ट में इसने बिना किसी समस्या के 50 किलोमीटर का सफर तय किया। रॉयस ने उसी मॉडल की 2 और कारें बनाई, उन्हें टेस्ट किया और बेहतर बनाया गया। उन्होंने वर्ल्ड क्लास कारें बनाई, लेकिन वे इन कारों को दुनिया भर में पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। तभी कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स की एंट्री हुई। रॉयस अपनी कारें एक प्रदर्शनी में दिखा रहे थे। चार्ल्स रोल्स ने ये कारें देखी। चार्ल्स रोल्स एक जुनूनी मोटर चालक थे और बेहतरीन
क्वालिटी की कारों का बिजनेस कर रहे थे। रोल्स पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार निर्माता की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कारों को करीब से देखा। वो रॉयस से बहुत प्रभावित हुए। उसने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर ढूंढ लिया है। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू करने का फैसला किया ताकि ये कारें बेची जा सके। कार का नाम रोल्स रॉयस रखा जाना था। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड आधिकारिक तौर पर बनी। 4 रोल्स रॉयस मॉडल्स और 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली सप्लाई किए जाने थे। रोल्स रॉयस का मानना था कि कार का सबसे बढ़िया मार्केटिंग तरीका रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना। इसी वजह से रोल्स रॉयस ने आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इसी वजह से रोल्स रॉयस ने आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। रोल्स रॉयस ने ये रेसें अपनी ही रोल्स रॉयस कारों से जीती है। इन कारों के साथ रोल्स रॉयस ने कई नए स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। रोल्स रॉयस पहले से ही एक कार कंपनी के तौर पर स्थापित हो चुका था, लेकिन उनकी सबसे सफल कार अभी आनी बाकी थी। 1906 के अंत में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर वाली 6 सिलेंडर वाली एक मॉडल लॉन्च की। इसकी बॉडी का रंग सिल्वर था। ये कार बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल भूत की तरह। इस वजह से इसे सिल्वर गोस्ट नाम दिया गया। कार को मार्केट में प्रमोट करने के लिए रोल्स रॉयस ने 24,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया। सिल्वर गोस्ट को हर रविवार 2.5 महीने तक चलाया गया। इसे दिन रात लगातार चलाया गया और कुल दूरी 24,000 किलोमीटर थी। सिल्वर घोस्ट ने ये टेस्ट बिना किसी दिक्कत के पास कर दिया। रोल्स रॉयस ने कई प्रदर्शन भी करवाए, जिनमें उन्होंने सिल्वर घोस्ट को विस्पर टेस्ट से भी गुजरना था। इस टेस्ट में उन्होंने कार की बोनट पर सिक्का संतुलित करके चलाया, वो भी बिना सिक्का गिरे। इससे ये साबित हुआ कि ये कार बहुत ही स्मूथ चलती है। इन रणनीतियों की वजह से सिल्वर घोस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन कार की तरह लोकप्रिय हो गई और ये उस वक्त के राजा रानी और उद्योग के नेताओं की पहली पसंद बन गई। रोल्स रॉयस के साझेदारी का फैसला एक स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरह से सफलता मिल रही थी, तभी एक भयानक घटना घटी। कारों के साथ साथ चार्ल्स रोल्स को विमानन का भी बहुत शौक था। 12 जुलाई 1910 को वह राइट फ्लायर नाम के एक प्लेन को उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान विमान के टेल सेक्शन में टूट फूट हो गई और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से गिर गया। इस दुर्घटना में 32 साल के चार्ल्स रोल्स की जान चली गई। बदकिस्मती से वह ब्रिटेन में हवाई जहाज हादसे में जान गंवाने वाला पहला शख्स बन गया। इस घटना ने रोल्स रॉयस को गहरा झटका दिया। वह इस नुकसान को सहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1911 में उसे एक बड़ा सदमा लगा। उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे आंत का कैंसर है। उसने बड़ी सर्जरी करवाई, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बाकी है। ऐसी हालत में भी रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट का डिजाइन और डिजाइनिंग को बेहतर बनाना जारी रखा। फिर एक चमत्कार हुआ। 3 महीने बाद रोल्स रॉयस ने पूरी तरह से ठीक होकर वापसी की। वापस आने के बाद रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में बड़े बदलाव किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई गई, सस्पेंशन बेहतर किया गया और चेसिस भी मजबूत बनाया। इस दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि लोग अपनी गाड़ियों के बोनट पर अपनी पसंद के मैस्काट लगाने का ट्रेंड चलाने लगे, लेकिन कंपनी इस बात को लेकर चिंतित भी थी कि लोग गलत और अनुचित मैस्काट आ रहे जो रोल्स रॉयस की इमेज को खराब कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना खुद का मैस्काट डिजाइन किया। उसने मैस्काट में एक ब्रिटिश अभिनेत्री एलिनोर थॉर्टन और एक मॉडल का इस्तेमाल किया गया। ये मूर्ति एक महिला को आगे झुका हुआ दिखाती है। उसके हाथ पीछे की तरफ फैले हुए हैं और उस पर तेज हवा बह रही है। ये मैस्काट गरिमा, स्वतंत्रता और गति की भावना को दर्शाता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सट्रेसी। एक्सट्रेसी का मतलब होता है अत्यधिक खुशी। इन सभी सुधारों की वजह से रोल्स रॉयस की बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ने लगी। 1913 तक उनका मुनाफा 90,000 पाउंड से ऊपर गया।
और उनके अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं बढ़ाने की भी योजना थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिससे रोल्स रॉयस लगभग खत्म हो ही गया। पहली विश्व युद्ध 1914 में हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं था। युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर गई, जिससे लग्जरी कार कंपनियों जैसी रोल्स रॉयस पर बड़ा असर पड़ा। सेल्स गिरी और कंपनी को अपने कर्मचारियों को निकलना पड़ा। हर कोई सोचने लगा कि रोल्स रॉयस युद्ध से बच नहीं पाएगा, लेकिन रोल्स रॉयस के कुछ और ही प्लान थे। रोल्स रॉयस ने मिलिट्री अधिकारियों से मुलाकात की, तभी उन्हें पता चला कि युद्ध में भरोसेमंद और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की जरूरत है। इसी वजह से रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार बना दिया। कार की बॉडी में 8 mm मोटी अस्तरबंद चादर लगाई गई थी। साथ ही एक घूमने वाला टावर भी लगाया गया, जिसमें मशीन गन फिट की गई थी। ये कार मध्य पूर्व के कठोर रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल की गई। इसके अलावा इसे जासूसी मिशनों के लिए भी उपयोग किया गया, और क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में बहुत स्मूथ थी, ये घायल सैनिकों को ले जाने के लिए भी सबसे बढ़िया गाड़ी थी। इसीलिए कई सिल्वर घोस्ट को युद्धकालीन एम्बुलेंस के रूप में मॉडिफाई किया गया। स्ट्रेचर, मेडिकल उपकरण और नर्सों के लिए पर्याप्त जगह थी। रात के मिशनों के लिए इलेक्ट्रिकल लाइटें लगी थी। इन एम्बुलेंस ने हजारों जानें बचाई। आखिरकार अपनी लग्जरी सुविधाओं की वजह से रोल्स रॉयस की कारें युद्ध के दौरान उच्च अधिकारी, राजनयिक मिशन और राजा के संदेश वाहक इस्तेमाल करते थे। मिलिट्री के साथ काम करते हुए रोल्स रॉयस ने पाया कि ब्रिटिश एयरफोर्स काफी हद तक अपने हवाई जहाजों के इंजन के लिए फ्रांसीसी कंपनियों पर निर्भर थी, और सरकार बेताबी से चाहती थी कि ब्रिटिश कंपनी उनके इंजन सप्लाई करे। ये मौका देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन बनाने में कदम रखा। रोल्स रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन करना सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन ईगल लॉन्च किया। ये इंजन बाकी इंजनों से ज्यादा भरोसेमंद, हल्का और इंजन बचाने वाला था। इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत तक 500 ईगल इंजन ऑर्डर किए। लेकिन रोल्स रॉयस यही नहीं रुका। 1915 के आखिर में रोल्स रॉयस ने हल्के विमान के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में रोल्स रॉयस ने ईगल का छोटा वर्जन फाल्कन इंजन तैयार किया, और 1918 में रोल्स रॉयस ने बड़े और लंबे दूरी के विमान के लिए कोडोर इंजन बनाया। इन इंजनों की वजह से ब्रिटेन को हवाई लड़ाई, जासूसी मिशन, पनडुब्बी विरोधी ऑपरेशन और बमबारी अभियानों में बड़ा फायदा मिला। यही वजह थी उनकी जीत का एक बड़ा कारण। रोल्स रॉयस का एरो इंजन बनाने में कदम उठाना एक शानदार फैसला साबित हुआ, और आज भी रोल्स रॉयस के इंजन हजारों व्यावसायिक और सैन्य विमानों में इस्तेमाल होते हैं। 1918 में पहली विश्व युद्ध खत्म हुआ, और अगले 15 सालों तक रोल्स रॉयस ने कारों और एरो इंजनों दोनों पर ध्यान दिया। उसने एक छोटी और सस्ती कार बनाई जिसका नाम था 20, लेकिन अफसोस 20 की बिक्री कुछ खास नहीं हुई। 1925 तक बेंटली, डेलमार और कैडिलैक जैसे ब्रांड्स का वजह से लग्जरी कार मार्केट में मुकाबला बढ़ गया था, और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए एक दमदार कार की जरूरत थी। इसीलिए उसने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस कर नई फैंटम लॉन्च की। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस और 4 पहियों पर ब्रेक थे। फैंटम काफी सफल रही और इसने रोल्स रॉयस को फिर से लग्जरी कार मार्केट का राजा बना। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च हुई, जिसे भी उतना ही पसंद किया गया। सन 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को खरीद लिया था, जो दिवालिया होने वाला था। इसके बाद रोल्स रॉयस ने एक और शानदार कार डिजाइन की, बेंटली 3.5L। ये कार रोल्स रॉयस और बेंटली का बढ़िया मेल और बहुत सफल भी रही। लेकिन अफसोस की बात ये है कि रोल्स रॉयस ने ये कार अपनी आंखों से भी कभी नहीं देखी। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के रॉयस ने आखिरी सांस ली, जो कार के प्रोडक्शन से कुछ महीने पहले था। सर हेनरी रॉयस के निधन के बाद से रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। वहीं दूसरी तरफ फैंटम 3, सिल्वर, शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कारें लॉन्च हुई। दूसरी तरफ उसे 1960 के दशक में आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी विमान और ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां अलग हो गई, और अब रोल्स रॉयस BMW मोटर्स के पास है।
लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी शानदार कारों की वजह से अल्टीमेट लग्जरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। रोल्स रॉयस का मालिक होना एक मास्टरपीस का मालिक होना जैसा है, जो रोल्स की परफेक्शन और करिश्मा को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, आप देख रहे हैं